Okay, so hello and a very good evening, everyone. Today is 12th of May 2026, and I have brought this infographic for you. सो देखिए अभी बात ऐसी है कि जो ये इन्फोग्राफिक का सीरीज़ हमने शुरू किया कल से, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट्स ऐसे भी हैं जो मतलब डेली देखते हैं लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड एसएमएस. ओके, सो दे हैव दैट प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज. सो लेकिन स्टडी में ऐसा नहीं होना चाहिए. सो लैंग्वेज शुड नॉट बी ए बैरियर, एंड दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेर रिक्वेस्टिंग फॉर taking Hindi as the medium of language. So I'll be using both Hindi as well as Assamese and English sometimes. Okay, so आप ভিডিঅ' দেখিয়ে লাষ্ট তাক. চ' সকলোৱে চাব ভিডিঅ'. मैं अपील কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে बहुत कष्ट কৰি बनाबलगीয়া হয়. ये वीडियोस जो मैं लाता हूँ इसमें बहुत सारा मेहनत लगता है. इसमें सारी चीज़ों को कंपाइल करके फिर उसको बनाना, फिर स्ट्रक्चरेशन देना, फिर उसमें क्योंकि सब चीज़ें मैं अकेला करता हूँ इस चैनल के लिए. तो प्लीज़ आप लोग भी इसको इनकरेज कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंच सकें. एंड ये इनिशिएटिव फ्री ऑफ कॉस्ट है. और जितने बच्चे हैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एडीआरई जो असम के एग्ज़ाम से एपीएससी हो, चाहे कोई दूसरी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम हो, हर कोई बच्चे इसको देख सकते हैं. ठीक है, तो आप लोग देखिए इसमें. और आपको अगर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं या कुछ डाउट क्लियरिंग वगैरह चाहिए तो आप कमेंट में हमें मतलब हमें कमेंट पे आप लिखिए जो भी आपका डाउट्स वगैरह है, तो हम उसमें नेक्स्ट सेशंस में हम क्लियर करेंगे उसको. ठीक है, सो लेट्स बिगिन देन. टोटल आज के सेशन में 19 टॉपिक्स मैंने लाया. शॉर्ट टॉपिक्स है, छोटे छोटे. ठीक है, जल्दी हम लोग शुरू करते हैं. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, दिस इज़ वन केस वन डेटा इनिशिएटिव. तो देखिए, सो रिसेंटली आपने ये टॉपिक सुना होगा. इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय द सुप्रीम कोर्ट. सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस इनिशिएटिव को लाया. ठीक है, और एट द सेम टाइम एक एआई पावर्ड मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट जिसका नाम है सहाय. ठीक है, ये भी लॉन्च किया. तो दो चीज़ें आपको याद रखना है यहाँ पे. डिजिटल इनिशिएटिव्स, अगर कुछ क्वेश्चंस आए मेंस में भी, ठीक है, या कोई भी प्रिलिमिनरी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये रिसेंटली इनिशिएटिव लॉन्च किया उसको याद रखिए. तो क्या है नाम उसका? वन केस वन डेटा इनिशिएटिव. और दूसरा क्या चीज़ है आपको याद रखना है अबाउट द चैटबॉट विच इज़ एन एआई पावर्ड चैटबॉट जिसका नाम है सहाय. ठीक है, दूसरी चीज़ अभी हम देखेंगे. फर्स्ट पहले ये देख लेते हैं कि वन केस वन डेटा इनिशिएटिव क्या है. सो इट इज़ ए मेजर डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो पहले आपको ये याद रखना है, इट्स ए मेजर डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट. एंड इसमें अगर आप देखेंगे, सो इट वॉज लॉन्च बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिखा है, राइट. सो इसका जो मेन पर्पज़ है क्या है इसका? तो मेन पर्पज़ इसका ये है कि तो इट वॉज मेड, दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव वॉज अंडरटेकन टू स्ट्रेंथन द केस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क थ्रू इंटीग्रेटेड जुडिशियल डेटा अक्रॉस डेटा एक्सेस इन कोर्ट्स अक्रॉस इंडिया. मतलब जितने भी कोर्ट्स रहेंगे यहाँ पे, चाहे ये कोई कोर्ट असम में हो, कोई कोर्ट वेस्ट बंगाल में हो, कोई कोर्ट कर्नाटका में हो, ठीक है, इट विल बी इंटरलिंक विद ईच अदर. सो इंटीग्रेटेड जुडिशियल डेटा एक्सेस होगा अक्रॉस द कोर्ट. मतलब कोई भी कर्नाटका वाला अगर कोई हाई कोर्ट है तो वो वेस्ट बंगाल वाले हाई कोर्ट में उसकी कुछ फाइल्स अगर लेनी है तो ऑनलाइन वो लोग मतलब इंटीग्रेटेड है तो ऑनलाइन वो लोग एक्सेस कर सकेंगे एक दूसरे के फाइल्स. ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि ईच केस विल बी असाइंड ए सिंगल यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी. हर एक फाइल को, जितने भी फाइल्स होंगे, ठीक है, इसमें एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी दिया जाएगा. सो इससे क्या फ़ायदा होगा? इट विल हेल्प टू रिलेट ऑल रिकॉर्ड्स टू लिंक इन वन कंटिन्यूस केस फाइल. मतलब अगर सपोज़ एक पर्सन है एक्स और इनका केस अगर सपोज़ वेस्ट बंगाल में चल रहा है, एट द सेम टाइम उनका केस अगर कर्नाटका में भी चल रहा है, तो क्या होगा, एक पर्सन से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं अलग अलग स्टेट के कोर्ट्स में अगर चल रहे हैं, सो ऑल दिस केसेस कैन बी मैप टुगेदर. ठीक है, तो हर केस को क्या इस पर्सन एक्स वाले पर्सन से लिंक कर सकेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ द एडवांटेज. याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये चीज़. दूसरा क्या है यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इट्स रिटन कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म डिज़ाइन टू इंटीग्रेट केस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड तालुका कोर्ट्स. ठीक है, मतलब ये एक तो आप देखेंगे यहाँ पे इसमें क्या है, सारे मतलब कोर्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगे. तो ऐसा नहीं है सिर्फ हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही रिलेटेड होंगे हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, लेकिन क्या होगा, एक दूसरे से भी रिलेटेड होंगे. सपोज़ मान लीजिए कर्नाटका वाला है और ये वेस्ट बंगाल वाला हाई कोर्ट है. ठीक है, तो इनके जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रहेंगे
हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रहेंगे, फिर तालुका कोर्ट्स रहेंगे. दिस विल बी ऑल्सो इंटरलिंक्ड विथ ऑल द हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड तालुका कोर्ट रेस्पेक्टिवली ऑफ वेस्ट बंगाल. सो ऐसे हर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी से कनेक्टेड रहेंगे ये पूरे सिस्टम. ठीक है, सो क्लियर है. फिर इससे क्या होगा, और एक फ़ायदा यहाँ पे है, ऑटोमेटेड डेटा रिट्रीवल फ्रॉम कंसर्न कोड्स डेटाबेस एंड फैसिलिटेट स्विफ्ट ऑनलाइन वेरिफिकेशन. इससे क्या होगा कि एक कोड से दूसरे कोड तक जाने में बहुत टाइम लगता था, फाइल वगैरह. ठीक है, तो अभी ऑनलाइन हो गया तो क्या होगा, इससे इजीली मतलब एक कोड दूसरे कोड का जो डेटाबेस है ऑनलाइन वेरिफिकेशन वगैरह अगर करना तो इजीली कर पाएंगे. फिर व्हेन ए केस मूव्स फ्रॉम अ लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स विल नॉट बी रिक्रिएटेड. तो क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि एक छोटे मतलब लोअर कोर्ट से, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जा रहा है कोई फाइल, तो हर एक रिकॉर्ड को फिर से हाई कोर्ट में बनाना पड़ता था. ठीक है, और इससे क्या होता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था. सो इस चीज़ का भी एक सॉल्यूशन आप बता सकते हो. जो केसेस पेंडेंसी होते हैं कोर्ट्स में यूजुअली, इसका क्या होगा, इसका एक बहुत सारा फ़ायदा होगा कि अभी जो कोर्ट्स है तो इंटर रिलेटेड है, हर एक डेटा एक दूसरे के पास है, तो नए से मतलब कोर्ट के जो रिकॉर्ड्स है उसको फिर से रिक्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो हमने क्या क्या देखा, क्या क्या फ़ायदा है वन केस वन डेटा का. पहले तो हमने देखा इंटीग्रेटेड होंगे सारे कोड्स, फिर सिंगल यूनिक आईडी रहेगा हर एक केस का. ठीक है, तीसरा हमने देखा कि कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्लेटफॉर्म बनेगा, मतलब इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट सारे लिंक रहेंगे एक दूसरे से. ऑटोमेटेड डेटा रिट्रीवल रहेगा फ्रॉम कंसर्न कोर्ट्स, और जब एक कोर्ट केस मूव होता है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक, तब क्या होता है, फिर से एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को रिक्रिएट करना पड़ता है जिसकी ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो हमने 5 एडवांटेजेस देखा यहाँ पे. ऑलराइट, सो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं. अभी हमने वन केस वन डेटा इनिशिएटिव समझ लिया. नाउ लेट्स गो टू सुसहाय. सो सुसहाय क्या है, इट्स एन AI पावर्ड चैटबॉट हमने बोला, राइट. सो ये जो है चैटबॉट, इट विल बी इंटीग्रेटेड विद सुप्रीम कोर्ट्स वेबसाइट. तो इससे क्या होगा, जो कोर्ट रिलेटेड सर्विसेज है फॉर लिटिगेंट्स, इट विल बी इजी टू फाइंड. ओके, तो एक्सेस मिलना आसान होगा. नहीं तो क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट के जो वेबसाइट है इसमें कुछ लोगों को कुछ परेशानी होता था, मतलब कुछ फाइल्स एक्सेस करने के लिए या कोर्ट रिलेटेड सर्विसेज जो है लिटिगेंट्स के लिए, वो एक्सेस करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल होता है किसी किसी लोगों के लिए. ठीक है, सो इसलिए क्या होगा, एक ये जो सुसहाय AI बॉट है, इससे हम इजीली वो फाइल या सर्विस लोकेट कर सकेंगे. ठीक है, और इट विल बी डेवलप बाय द NIC इन कोलैबोरेशन विद द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री. याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. सुसहाय विल बी डेवलप बाय NIC डेवलप करेगा, और इट विल बी इन कोलैबोरेशन विद द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री. ठीक है, सो इसका फ़ायदा क्या है, इट विल प्रोवाइड एसेंशियल गाइडेंस ऑन एक्सेसिंग सर्विसेज. सो फाइलिंग प्रोसीडियर से लेके सर्विसेज जितने रहेंगे, कोर्ट रिलेटेड इंक्वायरीज जितने रहेंगे, हर एक चीज़ का क्या होगा, इट विल बी ईजी फॉर एक्सेस. सो गुड गवर्नेंस का एक अच्छा साइन है जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों इनिशिएटिव. तो याद रखिए, वन केस वन डेटा इनिशिएटिव है और सुसहाय एक AI पावर्ड चैटबॉट है. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर फॉर यू. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. एक मैंने छोटा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन लाया यहाँ पे. क्वेश्चन क्या है देखिए आप, यहाँ पे बोला है अबाउट वन केस वन डेटा इनिशिएटिव. ओके, सो इसका पहला स्टेटमेंट है, इट एम्स टू इंटीग्रेट केस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ओनली फ्रॉम हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, अभी क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट. तो पहला तो ये हमने देखा, ये क्या होगा, दिस इज नॉट करेक्ट, राइट. सिर्फ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नहीं, हर एक कोर्ट से, चाहे वो तालुका कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमने देखा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट, चारों कोर्ट एक मतलब हर एक कोर्ट हर एक स्टेट का एक दूसरे से रिलेटेड होगा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया. दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अंडर दिस इनिशिएटिव ईच केस असाइंड ए सिंगल यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी. ये सही है, बिकॉज हर एक केस का क्या होगा, एक सिंगल डिजिट सिंगल एक यूनिट आइडेंटिटी होगा, जिससे क्या होगा, डिजिटल आइडेंटिटी होने की वजह से वो फाइल मिलना आसान हो जाएगा. ठीक है, एक्सेस करने के लिए. फिर थर्ड स्टेटमेंट दिया है, व्हेन ए केस मूव्स टू हायर कोर्ट न्यू रिकॉर्ड्स आर क्रिएटेड टू एंश्योर सिक्योरिटी. ये पहले होता था बट अभी नहीं. ठीक है, सो स्टेटमेंट 2 विल बी द करेक्ट आंसर. सो आंसर क्या है, आंसर इज स्टेटमेंट 2. ओके, next let's go to the next news, that is the समर्थ पंचायत पोर्टल. सो समर्थ पंचायत पोर्टल क्या है, अभी देखिए, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस, पंचायत नेशनल पंचायत अवार्ड्स दिया था, आप उसको देख लीजिए. अभी समर्थ पंचायत पोर्टल एक नया पोर्टल है जिसको बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्वियसली बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट.
और उसके बाद क्या होगा, दिस विल बी एक्सपांडेड टू स्टेट्स लाइक असम, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, ये न्यूज़ में था। अभी समर्थ पंचायत पोर्टल के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये पोर्टल इट्स अ यूनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइन टू एम्पावर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस विद एफिशिएंट गवर्नेंस टूल्स। सो गवर्नेंस टूल्स जो है इसमें रहेगा, एंड इसमें क्या होगा, इस पर्टिकुलर पोर्टल के अंदर यूनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, जिसका काम होगा तो मॉनिटर द ओनरशिप सोर्स रेवेन्यू, जिसको OSR बोलते हैं, या ओन सोर्स रेवेन्यू भी बोल सकते हो आप, OSR। ठीक है, तो OSR क्या होता है, OSR मतलब होता है, OSR पंचायत यहाँ पे मैंने दिया है, इट्स द इनकम, क्या है, ओन सोर्स रेवेन्यू। इसका मतलब क्या है, जो इनकम ग्राम पंचायत लोकल सोर्सेज से उनको मिलता है। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो लोकल सोर्स से कहाँ से मिलता है, जैसे टैक्स, सर्विस चार्जेस, रेंट्स, लीजेस एंड फीस, ये सब चीज़ों से क्या होता है, ग्राम पंचायत को रेवेन्यू मिलता है। सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली ये है कि जितना आपका ओन सोर्स रेवेन्यू स्ट्रांग होगा उतना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगा, नहीं तो पंचायत को मतलब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है फॉर फाइनेंस, राइट। सो इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, बेटर वाटर एंड सैनिटेशन डेवलप होगा, ग्रीनर पब्लिक स्पेसेस, ठीक है, एंड एफिशिएंट सर्विसेज, स्पेसेस एंड एफिशिएंट सर्विसेज भी डेवलप होंगे। ठीक है, सो और क्या हो सकता है इसमें, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर OSR अगर स्ट्रांग होगा पंचायत का, तो इट विल हेल्प टू आई मीन ओवरऑल अगर देखेंगे तो आप इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी लिंक कर सकते हो। ठीक है, सो स्ट्रेंथनिंग दिस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे विल हेल्प, यू कैन से दे विल हेल्प द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस इन ग्रास रूट लेवल्स। ठीक है, अभी अगर और दूसरा कुछ चीज़ें देखेंगे तो ये कौन इम्प्लीमेंट करेगा, दिस समर्थ पंचायत पोर्टल, ये पोर्टल या डिजिटल प्लेटफॉर्म विल बी ऑपरेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ओके देन लेट्स वी आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन क्या है, समर्थ पोर्टल इज प्राइमरीली फोकस किसके ऊपर है, डिजिटल मैपिंग तो नहीं है, एम्पावरिंग पंचायती राज फॉर एफिशिएंट गवर्नेंस एंड ओन सोर्स रेवेन्यू मैनेजमेंट। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड है नेशनल डेटाबेस फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये नहीं है। फिर फोर्थ क्या है, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स टू, ये भी नहीं है। ठीक है, रूरल हाउस होल्ड के लिए नहीं है ये। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं अबाउट उद्गम पोर्टल। सो उद्गम पोर्टल जो है, दिस इज़ अ पोर्टल विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो याद रखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये पोर्टल डेवलप किया है, और रिजर्व बैंक ने इसको डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद REBI TNIFTAS एंड सिलेक्टेड बैंक्स। सो आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। जो रिजर्व बैंक का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक उनका अपना कुछ सब्सिडरीज है। ठीक है, सो रेबिट है, इफ्तास है, ये सारे सब्सिडरीज और सिलेक्टेड बैंक्स के साथ RBI ने मिलके उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। अभी इसका काम क्या है उद्गम पोर्टल का, इट विल हेल्प और फैसिलिटेट रजिस्टर्ड यूजर्स टू सर्च अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स और अकाउंट्स अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स एट वन प्लेस सेंट्रली। मतलब अगर कोई रजिस्टर्ड यूज़र है, ठीक है, और उनका कुछ अनक्लेम्ड आप बोल सकते हो डिपॉजिट्स हैं, उन्होंने कुछ मतलब सिलेक्टेड बैंक अकाउंट में थ्रू आउट इंडिया, सपोज आप जम्मू एंड कश्मीर में रहते हो और आप तमिलनाडु में किसी कोई बैंक अकाउंट आपने खोला, ठीक है, यू आर रजिस्टर्ड यूज़र, और आपको अगर कुछ अनक्लेम आपकी डिपॉजिट्स है, या आप बोल सकते हो कुछ अपने अकाउंट्स खोले या मल्टीपल बैंक्स में अपने अकाउंट खुला है, तो ये सारी चीज़ें आप उद्गम पोर्टल में आपको मिलेगा। ठीक है, सो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। सो इसका काम क्या है, ओनली इट फैसिलिटेट्स सर्च। इसमें कोई भी अगर आपका अनक्लोज अकाउंट है, ठीक है, अनक्लेम डिपॉजिट्स है, इसको आप सेटल नहीं कर सकते हो। उद्गम का पर्पज़ ये नहीं है कि आप वहाँ पे जाके सेटलमेंट कीजिए। ठीक है, उसका उनका काम, ये पोर्टल का यही काम है, इट विल हेल्प टू फैसिलिटेट सर्च। अभी ये सर्च करेंगे कैसे, इसके लिए एक नंबर है UDRN या अनक्लेम डिपॉजिट रेफरेंस नंबर बोला है। सो UDRN डेवलप किया है, ये नंबर की हेल्प से आप पूरा अपना डिटेल्स जान सकते हैं। ठीक है, सो इट्स ए यूनिक नंबर जनरेटेड बाय द CBS कोर बैंकिंग सिस्टम बाय बैंक्स फॉर ईच अनक्लेम अकाउंट और डिपॉजिट। कोई भी कस्टमर रजिस्टर्ड अकाउंट है, उसमें अगर अनक्लेम अकाउंट या डिपॉजिट है, तो उसके लिए एक यूनिक नंबर बनेगा जिसका नाम UDRN रखा है। ठीक है, और ये CBS के थ्रू, मतलब कोर बैंकिंग सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड रहता है हर एक बैंक से। ठीक है, सो अकाउंट होल्डर बैंक ब्रांच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय एनी थर्ड पार्टी। सो ये क्यों UDRN वगैरह रखा है, ये रीज़न इसका ये है बिकॉज ऑफ सिक्रेसी। ठीक है, तो अभी क्या होता था, पहले किसी का अगर
कोई अनक्लेम अकाउंट या आप बोल सकते हो डिपॉजिट है, उसको क्लेम करना है, तो अगर ये सब करने के लिए पूरा डिटेल्स उनका जानना पड़ता था, और कभी ये थर्ड पार्टी या कोई हैकर्स के पास चला गया तो वो लोग भी इसका मिसयूज़ कर सकते थे, ठीक है। सो UDRN डेवलप करने के बाद क्या होगा, क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में रहेगा डेटा, और ये UDRN सिर्फ वो पर्टिकुलर जो अनक्लेम अकाउंट का जो रजिस्टर्ड यूज़र है उनके पास रहेगा और CBS के पास रहेगा, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक सिस्टम के पास रहेगा, तो CBS क्या करेगा, उस पर्टिकुलर अकाउंट को एक्सेस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे एट प्रेजेंट RBI का जो ये पर्टिकुलर उद्गम पोर्टल है, इसमें ऑलमोस्ट 30 बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया अब तक, एंड इट हैज़ हेल्प अराउंड 90% ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट्स, ठीक है। सो कवर करने के लिए अभी देखिए मैप करना तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अनक्लेम डिपॉजिट्स हर जगह हर बैंक में रहते हैं, ठीक है। सो इसको मैप करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप देखोगे यहाँ पे कि अब जो उद्गम पोर्टल है इसमें 30 बैंक्स ने पार्ट लिया है, और इसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट्स अब तक DEA फंड में जा चुका है, ठीक है। एंड दिस वॉज ड्यू टू द उद्गम पोर्टल। अभी आप एक छोटा सा यहाँ पे प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट अबाउट द उद्गम पोर्टल इज करेक्ट। तो 3 स्टेटमेंट दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है यूजर्स कैन डायरेक्टली क्लेम एंड सेटल अनक्लेम डिपॉजिट्स थ्रू द पोर्टल। ये सही नहीं है, राइट। मैंने बोला था आपको ये पोर्टल उद्गम पोर्टल इज़ नॉट फॉर क्लेम एंड सेटलमेंट, ठीक है। ये जस्ट सर्च के लिए है, अनक्लेम रिकवरीज को मतलब सर्च करके ढूंढना कहाँ पे क्या है आपका, वो इसलिए है। और दूसरा है स्टेटमेंट यहाँ पे पहला तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इट कवर्स द अनक्लेम डिपॉजिट्स इन द DEA फंड ऑफ RBI। ये सही है, जो आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स है वो आपके DEA फंड में जमा होगा, ठीक है, RBI का। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, DDRN जो नंबर है, इट प्रिवेंट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट होल्डर्स बाय थर्ड पार्टी। ये भी सही है, DDRN नंबर इसलिए दिया था मतलब क्रिप्टिक फॉर्म में रहेगा, क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में रहेगा, ठीक है, ताकि हैकर्स को इसका पता ना चले। तो एनीवेज स्टेटमेंट 2 and 3 है करेक्ट। तो विच आर करेक्ट पूछा था, सो 2 and 3 मतलब ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स गो टू अ न्यू मिशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है न्यूज़। दिस इज मिशन दृष्टि। सो मिशन दृष्टि अगर आप देखेंगे, इट हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट। EO मतलब क्या है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर सैटेलाइट, ओके। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का मिशन दृष्टि है, इसके हेल्प से हमने आप बोल सकते हो मतलब वर्ल्ड का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट हमने लॉन्च किया है। पहले क्या होता था, EO सैटेलाइट्स तो मतलब हैं, बहुत सारे कंट्रीज EO सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं, बट वी हैव इंटीग्रेटेड EO सैटेलाइट अलॉन्ग विथ सिंथेटिक एपरेचर रेडर एंड अदर यू कैन से ऑप्टो सेंसर्स, ओके, ऑप्टिकल सेंसर्स। सो मिशन दृष्टि के बारे में अगर आप देखेंगे की फीचर्स, तो इट इज़ यूजिंग ऑप्टो SAR सैटेलाइट, मतलब इट हैज़ कंबाइंड बोथ द टेक्नोलॉजीज़, मतलब जो आपके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है इसको भी यूज़ किया उन्होंने, और सिंथेटिक एपर्चर रेडर भी यूज़ किया, SAR। सो ऑप्टो जो आपके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं वो हाई रिजोल्यूशन डेटा प्रोवाइड करता है इन डे टाइम, याद रखिए, एंड इन द क्लियर स्काई, ठीक है। लेकिन सिंथेटिक एपर्चर रेडर आपका ऑल वेदर डे नाइट इमेजिंग प्रोवाइड करेगा, एंड दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड यू कैन से ऑप्टिकल सिंथेटिक एपर्चर रेडर जो है, it also uses very sophisticated multi sensor हाई sophisticated सेंसर्स आप बोल सकते हो, ठीक है। तो 2 टाइप ऑफ सेंसर्स यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे लिखा है मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट। सो अगर आप देखेंगे ये जो पर्टिकुलर मिशन दृष्टि है, इसका अगर फिजिकल वेट वगैरह देखेंगे तो क्या होगा, डायमेंशंस। वेट है आपका 190 kg। इसका जो यहाँ पे जो कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, या आप बोल सकते हो सेंसर्स लगा हुआ है यहाँ पे, इसका रिजोल्यूशन ऑलमोस्ट 1.5 मीटर तक सही मतलब दिखाएगा। एंड इट हैज़ बीन प्लान्ड बाय गैलेक्सी आई। याद रखिए गैलेक्सी आई ने मिशन दृष्टि का पूरा प्लानिंग किया है, एंड सर बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप। अभी लॉन्च कहाँ से होगा मिशन दृष्टि, इट विल बी लॉन्च फ्रॉम Falcon 9 जो है आपका रॉकेट यूज़ होगा फ्रॉम कैलिफोर्निया, ठीक है। सो कैलिफोर्निया से लॉन्च होगा। इसका प्लानिंग वगैरह जो है गैलेक्सी आई ने किया है, और इट विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर सैटेलाइट, एंड इसका नाम क्या रखा गया, मिशन दृष्टि, ठीक है। इट्स इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेटली बिल्ड हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट। ये सब याद रखिए डेटा, ठीक है।
नेक्स्ट अभी देखते हैं अबाउट द ऑप्टिमाइज रिमोट सेंसिंग सिस्टम। सो इसमें जो ऑप्टिमाइज रिमोट सेंसिंग सिस्टम यूज़ किया गया है, इसमें स्पेटियल डेटा आपको प्रोवाइड करेगा, स्पेक्ट्रल डेटा, टेम्पोरल डेटा, रिजोल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करेगा विथ हाई प्रिसिशन इमेजरी। रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है ये मल्टी सेंसर डेटा सैटेलाइट। सो इट कैन बी यूज इन बॉर्डर सर्वेलेंस, इट कैन बी यूज इन डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज, राइट, फॉर फाइनेंशियल असेसमेंट एंड इंश्योरेंस असेसमेंट वगैरह। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, तो याद रखिए इसके बारे में। अभी इसके बेसिस में एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, इट इज़ मिशन दृष्टि रिसेंटली लॉन्च बाय गैलेक्सी आई इज़ द फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टू कंबाइन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। सो 2 टेक्नोलॉजी यूज़ किया है इन ए सिंगल प्लेटफॉर्म, तो टेक्नोलॉजीज कौन से हैं? आंसर होगा बी, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड सिंथेटिक एपर्चर रेडर। ठीक है, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्ट है जो ऑलरेडी आपको पता होगा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जिसने आपका MGNREGA 2013 को रिप्लेस किया है। ठीक है, अब 2005 को रिपेल किया है, रिपेल मतलब रिप्लेस किया है। ठीक है, सो ये जो एक्ट है अभी दिस हैज़ ऑलरेडी बीन पास्ड, और ये फोर्स में कब से आएगा? इट विल बी कमिंग इन फोर्स फ्रॉम दिस ईयर 1 जुलाई से ये फोर्स में आएगा। ठीक है, सो इट विल ऑब्वियसली रिपेल द MGNREGA 2005 एक्ट। सीमलेस ट्रांजिशन में अगर देखेंगे, जो MGNREGA जॉब कार्ड्स है दिस विल बी वैलिड अंटिल द ग्राम रोजगार गारंटी कार्ड्स आर इशूड, मतलब जब तक ये एक्ट के अंदर, अब देखोगे 1 जुलाई से तो ये फोर्स में आएगा, अभी MGNREGA कार्ड्स सबके पास है। ठीक है, सो ये कार्ड्स तब तक वैलिड रहेंगे जब तक ये ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड्स रिलीज नहीं होते। वंस द ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड्स आर रिलीज देन द MGNREGA जॉब कार्ड्स विल बी इनवैलिड। ओके, अभी सैलिएंट फीचर्स क्या क्या है यहाँ पे? तो पहला फीचर हमने देखा विकसित भारत एट 2047 अलाइनमेंट। सेकंड क्या है? थीमेटिक पब्लिक वर्क्स, अलग अलग कामों में लगेगा। ठीक है, कोर सेक्टर एरियाज जैसे वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड रिलेटेड एसेट्स, एक्सट्रीम वेदर मिटिगेशन में। फिर टेक्नोलॉजी एनेबल गवर्नेंस में हेल्प करेगा एंड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग में भी हेल्प करेगा। ठीक है, बिकॉज आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जो विकसित भारत वाला जो ये नया जो आप बोल सकते हो मिशन जो लाया है, इसमें आपका बॉटम टू अप अप्रोच होगा। सो यहाँ पे रूट लेवल में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, एंड जो ग्राम पंचायत हैं इट विल बी इंटीग्रेटेड इनटू विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के साथ नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक क्या होगा? लिंक्ड होगा। अभी कुछ स्टैट्यूटरी कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम या एक्ट। ये क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होगा। ठीक है, पहले क्या होता था, जो MGNREGA था इट वॉज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और ये जो विकसित भारत जो ये नया जो एक्ट आया है, ठीक है, इट विल बी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। दूसरा एनहेंस्ड गारंटी, पहले जो MGNREGA था वो उसमें स्टैट्यूटरी 100 डेज का गारंटीड अनस्किल वेज एम्प्लॉयमेंट देता था पर रूरल हाउस होल्ड एनुअली। अभी इसमें इस एक्ट में क्या होगा? 125 डेज का मैंडेटरी मतलब ये वेज एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, पर ईयर या एनुअली पर फैमिली, तो याद रखिए। तीसरा है प्रॉम्प्ट पेमेंट्स एंड पेनल्टीज, वेजेस विल बी पेड वीकली, याद रखिए, और विद इन 15 डेज। वेजेस जो होगा वो रेगुलरली पेड किया जाएगा 1 हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर। ठीक है, सो डिलेड कॉम्पेंसेशन, अगर 15 दिन से ज़्यादा हो गया सो एज पर दिस एक्ट क्या होगा? हर एक कॉम्पेंसेशन रेट जो होगा इट विल बी एट 0.05% पर डे। ठीक है, मतलब हर एक दिन में जितना मिलना था, मान लीजिए 100 रुपया मिलना है, 100 रुपये आप मान लीजिए, सो उसका जो 0.05% होगा। ओके, सो उसका आप बोल सकते हो या 1000 रुपये अगर मिलना था, 100 रुपये तो नहीं मिलता, ज़्यादा मिलता है, राइट। सो मान लीजिए 1000 रुपये होगा। ठीक है, 1000 रुपये का 100% 0.05% मतलब 0.5% आप बोल सकते हो, हाफ नहीं 0.05% आप बोल सकते हो। 5/100 इंटू, आप ऐसे कैलकुलेट करके देख सकते हो, 5/100 इंटू 1000 करने से आपका कितना आएगा? ऑलमोस्ट 50 रुपीज़, राइट। सो अगर 1000 रुपीज़ किसी का पर डे मिलना चाहिए उनको, और 15 डेज़ तक उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो 15 डेज़ का तो पेमेंट मिलेगा, मतलब जितना पेमेंट है वो तो मिलेगा ही। और 15 डेज़ के बाद अगर आप देखो तो हर डे उसको अगर 1000 रुपीज़ मान लीजिए उनका वेज है, तो उनको 50 रुपया कॉम्पेंसेशन रेट भी मिलेगा अलॉन्ग विथ दैट 1000 रुपीज़। ओके, फिर अनएम्प्लॉयमेंट एंड अलाउंस, इसमें क्या बोला है? इफ़ नो एम्प्लॉयमेंट इज़ गिवन इन द फर्स्ट 15 डेज, मतलब मान लीजिए
जो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए और 15 डेज़ के अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है सो अलाउंस ऑफ 1/4 ऑफ वेज फॉर द फर्स्ट 30 डेज विल बी गिवन एंड 1/2 डे आफ्टर। मतलब मान लीजिए आपको एम्प्लॉयमेंट मिलना था विद इन 15 डेज, ओके, और आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो क्या होगा आफ्टर डेट जो आपके मतलब मान लीजिए आपका जो टोटल डेज है 125 डेज में से आपका जो पहला 30 डेज होगा उसका 1/4 जितना भी वेज होगा उसको वो आपको घर बैठे बैठे मिलेगा, ठीक है। और 30 डेज़ के बाद भी अगर आपको पैसा नहीं मिला तो जितना आपका वेज है उसका 1/2 आपको डेली मिलेगा जब तक आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। सो दिस इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। एग्रीकल्चर बैलेंस में अगर देखेंगे स्टेट्स के पास मतलब प्रोविजन है दैट दे कैन पॉज अप टू 60 डेज ड्यूरिंग पिक सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन फॉर फार्म लेबर। नहीं तो क्या होगा, हर एक लेबर अगर MG नरेगा के वर्क्स में चले जाएंगे तो फार्मिंग में मतलब मैन पावर की कमी होगी, राइट। तो फार्मिंग सीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट ने विद हेल्प ऑफ दिस बिल मतलब 2 महीने का, ये आप बोल सकते हो 60 डेज़ का मतलब हार्वेस्टिंग के लिए पॉज के लिए मतलब रखा है, ठीक है। क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो स्टेट का भी कुछ डिसीजन बनता है। सो स्टेट कैन ऑल्सो यूज देयर सजेशंस और यू कैन से दे कैन अवेल द दिस थिंग, क्योंकि हर एक स्टेट का सोइंग सीजन या हार्वेस्टिंग सीजन थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। सो इसलिए स्टेट्स के पास ये डिसीजन है कि दे कैन स्टॉप द वर्क्स एंड द MG नरेगा फॉर 60 डेज़। और याद रखिए 60 डेज़ में अगर वर्क स्टॉप होता है तो इसमें आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अभी आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। सो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर विथ यू। सो हमने देखा कि ये जो एक्ट है ये फोर्स में आएगा 1 जुलाई 2026 से और इट विल रिप्लेस द MG नरेगा एक्ट 2005। फिर MG नरेगा जॉब कार्ड्स वैलिड रहेंगे टिल ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड्स आर इशूड। सेलिंग फीचर्स में हमने देखा ये सब चीज़ें। फिर की स्टैट्यूटरी फीचर्स में हमने देखा इट हैज़ बिकम ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नाउ। फिर एनहेंस गारंटी जो है वो 125 डेज तक बढ़ गया। प्रॉम्प्ट पेमेंट्स एंड पेनल्टीज़ अगर देखेंगे वेजेस जो है वो 1 हफ्ते के अंदर होना चाहिए और विद इन 15 डेज अगर ये नहीं होता है तो कॉम्पेंसेशन रेट मिलेगा एट 0.05% पर डे। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है विद इन 15 डेज़ तो पहले 15 डेज़ के लिए पहले 30 डेज़ के लिए 1/4 आपका जो होगा डेली वेज उसका आपको घर बैठे मिलेगा। और अगर आपको 30 डेज़ के अंदर नहीं मिला तो आपको कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा फॉर द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डेज, ठीक है, जब तक आपको अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है। एंड लास्ट जो पॉइंट हमने देखा दिस इज एग्रीकल्चरल बैलेंस। इसमें जो है हर एक स्टेट के पास ये प्रोविजन रहेगा दैट दे कैन पॉज वर्क्स अप टू 60 डेज ड्यूरिंग द पिक सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन फॉर फार्म लेबर। नाउ लेट्स कम टू द प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द VBG RAMG एक्ट दैट इज विकसित भारत ग्रामीण रोजगार ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन, राइट। सो विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025, इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछा है। पहला स्टेटमेंट मैंडेट्स 125 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, राइट, सो ये सही है। दूसरा है ना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इनिशियली 1/2 ऑफ द वेज, 1/2 नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कितना है 1/4 है फॉर द फर्स्ट 30 डेज। उसके बाद आपका क्या होगा, हमने देखा था यहाँ पे, राइट, यहाँ पे फॉर द फर्स्ट 30 डेज वो कितना होगा, इट विल बी 1/4 और उसके बाद क्या होगा 1/2 होगा। फिर थर्ड स्टेटमेंट सेकंड तो गलत है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट बोला है स्टेट्स कैन पॉज अप टू 30 डेज ड्यूरिंग द 30 नहीं है कितना होगा 60 डेज होगा, राइट। सो आंसर क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो आंसर विल बी ओनली बी, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओके फाइन। नेक्स्ट ये देखिए आप, सेहत क्या है, इट्स ए इनिशिएटिव, आप बोल सकते हो लिंकिंग एग्रीकल्चर एंड हेल्थ, नाम से ही पता चलता है हेल्थ से रिलेटेड है। सो दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन जॉइंटली लॉन्च बाय ICMR एंड ICAR, ठीक है। सो की हाईलाइट्स अगर देखेंगे यहाँ पे, ऑब्वियसली सेहत से क्या होगा, एग्रीकल्चर से न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में बोला गया है। प्रायोरिटी एरियाज़ अगर देखेंगे तो क्या क्या है प्रायोरिटी एरियाज़, ऑब्वियसली बायोफोर्टिफाइड एंड न्यूट्रिएंट डेंस क्रॉप्स के बारे में बोला गया है। स्ट्रेंथन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एड्रेसिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिस्क प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड वन हेल्थ प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस क्या है इस पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव है इसका, ऑब्वियसली टू प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट एंड टू प्रोवाइड ए होलिस्टिक अप्रोच। फिर प्रोएक्टिव प्रिवेंटिव एंड होलिस्टिक अप्रोच है। फिर
आप बोल सकते हो इट विल एड्रेस डुअल बर्डन, दैट इज अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों को ही बैलेंस करना है हमें, ठीक है। फिर होल सिस्टम, होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सिस्टम्स विल बी इंटीग्रेटेड टुगेदर। सो सेहत इनिशिएटिव अगर देखा जाए, सो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है छोटा सा। सो फर्स्ट क्या बोला है, सेहत इनिशिएटिव इसका है, इट्स अ जॉइंट इनिशिएटिव ICMR एंड ICAR, ठीक है। और उनका इस इनिशिएटिव का एम क्या है, टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर इनटू पावरफुल ड्राइवर ऑफ न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलबींग, करेक्ट है। बायोफोर्टिफिकेशन, थर्ड सेंटेंस, बायोफोर्टिफिकेशन अंडर सेहत ओनली यूजेस कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स, नहीं ये गलत है, ठीक है। इसमें आपका कन्वेंशनल को इम्प्रूव करके इसमें मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस भी लाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, राइट। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड है, दैट इज आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज गवर्नर्स रोल इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन। ये ऑलरेडी ये छोटा सा न्यूज़ है, मैंने डिस्कस किया था आपको सेपरेटली। गवर्नर का जो रोल होता है इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तमिलनाडु से रिलेटेड मैंने कल वीडियो बनाया था। सो हमने देखा था अबाउट तमिलनाडु में जो हंग असेंबली का सिचुएशन आया था, उसमें गवर्नर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो गवर्नर का रोल अगर देखेंगे आर्टिकल 164(1) में है, इसमें क्लियर है कि CM ऑफ द स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, वाइल अदर मिनिस्टर्स जो है वो गवर्नर ही अपॉइंट करेंगे, बट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। बट यहाँ पे याद रखिए, हंग असेंबली के सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया प्रोवाइड नहीं करता है कि कैसे किस पार्टी को बुलाना है या किसको मतलब गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बुलाना है। तो गवर्नर के लिए उसमें कुछ इश्यूज होते हैं, बट उससे भी रिलेटेड हमने कल लिखा था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस है जिसको फॉलो कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, राइट। वैसे अगर आप आर्टिकल 163 देखिए, यहाँ पे इसमें डिस्क्रिशनरी पावर है, दैट गवर्नर फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विथ एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द CM। सरकारिया कमीशन 1987 ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे जिससे ऑर्डर प्रेफरेंसेस बने थे। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये रिकमेंडेशन जो है दिस इज़ जस्ट यू कैन से एडवाइजरी, ठीक है। तो गवर्नर्स यूजुअली देखते हैं कि जो लार्जेस्ट पोल पार्टी अलायंस है या लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है विदाउट आउटसाइड सपोर्ट, या पोस्ट पोल अलायंस है विथ एक्सटर्नल सपोर्ट, ठीक है। सो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, मतलब जो भी अलायंस आप देखोगे प्री पोल, मतलब पहले ही उन्होंने अलायंस बना के रखा है, वो अगर पावर में उनके जो नंबर ऑफ MPs अगर ज़्यादा है, ठीक है, या MLAs ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा, MLAs ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली गवर्नर बुलाएगा उस पर्टिकुलर अलायंस को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है विदाउट आउटसाइड सपोर्ट, ठीक है, मतलब आउटसाइड सपोर्ट और एक्सटर्नल सपोर्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखिए टर्म्स। सो अभी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है, मतलब कोई कोलिशन नहीं है। आउटसाइड सपोर्ट का मतलब ये है, वो जैसे अभी हमने देखा आसाम में बीजेपी को 82 सीट्स मिले थे, ठीक है। सो आउट ऑफ द मेजॉरिटी तो आराम से मिल गया था बीजेपी को, स्टिल NDA अलायंस का 10-10 मतलब BPF का 10 सीट और AGP का 10 सीट मिला था। बट अगर आप देखोगे द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विदाउट आउटसाइड सपोर्ट, सो आप देखोगे BJP है वॉज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विदाउट आउटसाइड सपोर्ट। पोस्ट पोल अलायंसेस है विद एक्सटर्नल सपोर्ट, मतलब कभी कभी हंग असेंबली के सिचुएशन में पोस्ट पोल अलायंस बना सकते हैं विथ एक्सटर्नल सपोर्ट, ठीक है। बट ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज दिस पर्टिकुलर कंसर्न कुछ आए थे रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। अगर हम देखेंगे गोवा और मणिपुर के जो केसेस है 2017 में, सो गवर्नर हैड नॉट फॉलोड द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है, ऐसे क्लेम किए गए हैं। सो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कुछ है, SR बोमाई केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994, और रामेश्वर प्रसाद केस है 2006, जिसमें फ्लोर ऑफ द हाउस जो है इसको मतलब प्रायोरिटी दिया है। मतलब कोई भी पार्टी को अगर गवर्नर बुलाते हैं एज पर द प्रेसिडेंट्स और विदाउट द प्रेसिडेंट्स, तो उसमें जो भी हो ना हो, लेकिन जो फ्लोर टेस्ट है वो होना चाहिए। फ्लोर टेस्ट से क्या होता है, ये मतलब साफ हो जाता है कि वो पार्टी को या उस पार्टी या कोई अलायंस को मेजॉरिटी सपोर्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर से दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट, या पोस्ट पोल अलायंस को बुलाया विद एक्सटर्नल सपोर्ट, ठीक है। आप जस्ट मान लीजिए कि लार्जेस्ट सिंगल पार्टी को बुलाया गवर्नर ने, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉलो नहीं किया, मतलब प्री पोल अलायंस को फॉलो नहीं किया, गवर्नर ने लार्जेस्ट सिंगल पार्टी को बुलाया विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट, और इसमें फ्लोर टेस्ट में ये फेल हो गए ये सिंगल पार्टी, तो क्या होगा, गवर्नर ने फिर मान लीजिए प्री पोल अलायंस को बुलाया मतलब गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, लेकिन इसमें भी अगर नहीं हुआ
तो थर्ड ऑप्शन पोस्ट पोल अलायंस में जाएंगे विद एक्सटर्नल सपोर्ट। इसमें भी अगर फ्लोर टेस्ट में फेल हो गए वो पार्टी या वो अलायंस, तो क्या होगा फाइनली, गवर्नर कैन टेक द केस और यू कैन से दैट सिचुएशन। उसमें आप मान सकते हो मतलब गवर्नर्स रूल लाया जाएगा, उसमें प्रेसिडेंट का भी प्रेसिडेंट के पास मतलब वो चला जाएगा डिसीजन, वो प्रेसिडेंट लेंगे कि गवर्नर्स रूल लाना है कि नहीं एज पर आर्टिकल 356, तो स्टेट इमरजेंसी लग जाएगा उस केस में, ठीक है। फिर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। सो ऐसा होता है, ठीक है, इन केस ऑफ हंग असेंबली। सो अभी देखते हैं सजेशंस कुछ दिए हैं। पुंची कमीशन ने कुछ सजेशंस दिए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2010 में जस्टिस कुरियन जोसेफ ने भी दिया था दैट गवर्नर्स जो पावर है रिगार्डिंग हंग असेंबली वो डिस्क्रिशनरी या आर्बिट्री चॉइसेस के बेस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इसलिए ये एस आर बोमई केस और रामेश्वर प्रसाद केस जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट गिव्स अस द ऑप्शन कि हमको मतलब फ्लोर टेस्ट क्यों करना है, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सरकारी कमीशन सजेस्टेड एन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर सिलेक्टिंग ए चीफ मिनिस्टर इन हंग असेंबली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो क्या करेक्ट है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अगर देखेंगे तो आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज पहले प्री पोल अलायंस को बुलाएंगे, फिर लार्जेस्ट सिंगल पार्टी विदाउट आउटसाइड सपोर्ट, फिर पोस्ट पोल कोलिशन बुलाएंगे, फिर पोस्ट पोल अलायंस विदाउट विथ एक्सटर्नल सपोर्ट। ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होगा, ओके। नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ बेल एप्लीकेशंस, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो बेल एप्लीकेशन है इससे रिलेटेड न्यूज़ है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। बेल जो ऑफेंस है इसमें अगर आप देखेंगे कुछ सेक्शन है BNSS के, इसमें जस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज़, जस्ट आप देख सकते हो, ये आर्टिकल्स याद रखिए, ठीक है। बेल मैटर से रिलेटेड है आर्टिकल सेक्शन 478 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 एंड सेक्शन 479 सबसेक्शन 1, ठीक है। दीज आर रिलेटेड टू बेल एप्लीकेशंस, ओके। नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन है, आप जस्ट यू कैन गो थ्रू इट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होगा वो हम डिस्कस करेंगे, बाकी मैं जस्ट ऊपर से आपको बता दूंगा, ठीक है। ये रिपोर्ट आप ऐसे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना खास नहीं है प्रीलिम्स के लिए, जस्ट याद रखिए इसका। ए न्यू जियोपॉलिटिक्स ऑफ फूड रीशेपिंग ग्लोबल फूड सिस्टम्स, ये किसने रिलीज़ किया है, बाय IPES फूड। IPES मतलब इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स, ठीक है। सो कुछ की फैक्टर्स दिया है जो आपकी न्यू जियोपॉलिटिक्स ऑफ फूड को ड्राइव करते हैं, ठीक है। जैसे आप अभी हम देख रहे हैं जो वार्स वगैरह होता है, दीज आर ड्राइविंग द न्यू जियोपॉलिटिक्स ऑफ फूड। फिर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है ये भी क्या है, इट विल ऑल्सो ड्राइव द जियोपॉलिटिक्स ऑफ फूड एंड क्राइसिस ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, मतलब जो भी यूनाइटेड नेशन जैसे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर यू कैन सी दैट उनके जो बजट से वो शॉर्टफॉल हो रहे हैं। US जैसे कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ भी अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट रखते हैं, जिसके लिए कुछ टसल्स होते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं जो यूनाइटेड नेशंस के भी क्रेडिबिलिटी को मतलब प्रश्न आता है कभी कभी, बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ UNSC अब तक कुछ स्टेप्स नहीं ले पा रहे, ठीक है, इन द रशिया यूक्रेन वार एज वेल एज ईरान एंड इजराइल US जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ओके। नेक्स्ट मार्केट मैनेजमेंट टूल्स एंड कंसर्न्स, यहाँ पे आप देख सकते हो दो यहाँ पे मेंशन किया है। जो ये जो फूड जियोपॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिक्स ऑफ फूड है, इससे रिलेटेड जो टूल्स है मार्केट में, जिससे हम मतलब मार्केट मैनेजमेंट जो टूल्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पब्लिक फूड होल्डिंग्स है, PSH है, जो इंडिया के जितने PSH हैं इट इज़ अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। एंड आपको पता होगा पब्लिक फूड स्टॉक होल्डिंग कहाँ पे होता है, हमारा FCI में होता है, राइट। सिमिलरली सप्लाई मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स हैं, जैसे सप्लाई मैनेजमेंट कनाडा में आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो, यहाँ पे इंडिया में भी ऐसा सप्लाई चेन डेवलप होना चाहिए, ठीक है लेकिन नॉट अप टू दैट मार्क। सो जैसे आप कोऑपरेटिव्स आप बोल सकते हो, इट्स अ काइंड ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट मैकेनिज्म एज वेल। फिर दूसरा जो चीज़ है यहाँ पे, यस, सो वे फॉरवर्ड में आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना डिटेल्स में इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट टू सरदार वल्लभ भाई पटेल एट सोमनाथ, गुजरात। सो आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रिसेंटली आपका मतलब बर्थ एनिवर्सरी हो गया। सो उनका जो रूल है इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है, और आपको कुछ
छोटी छोटी चीज़ें मैं इन्फॉर्मेशन बताऊँ, जैसे ही वॉज बोर्न इन नादियाद, गुजरात, ठीक है. ही इज़ रिफर्ड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. ही लेड द campaigns against British authorities in Khera Satyagraha in 1918 and Bardoli Satyagraha in 1928. Okay. Next, he mobilized his support for non-violent movements like Quit India Movement of 1942. और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप याद रखिए दैट ही प्रिसाइडेड, मतलब वो प्रेसिडेंट थे इन द 46th सेशन जो कराची में हुआ था ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस in 1931, and he was called upon to ratify the Gandhi-Irvin Pact as well. और इनके बारे में अगर थोड़ा और जानना है आपको, आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकेम द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. याद रखिए, ठीक है. सो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के और फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. ऑब्वियसली उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है टू इंटीग्रेट 560 प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन. वैल्यूज़ क्या क्या है? पेट्रियटिज्म, करेज एंड लीडरशिप. ठीक है. नाउ लेट्स गो फॉर ए न्यूज प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हियर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल. फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है ही प्रिसाइडेड ओवर द लाहौर सेशन नहीं है, कराची सेशन है. ठीक है, हमने देखा था कराची सेशन है यहाँ पे, राइट. 1931 का जो 46 इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था वो कराची में हुआ था इन 1931. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. He led the खेरा सत्याग्रह against the oppressive taxation by the British. खेरा सत्याग्रह और बरडोली सत्याग्रह दो हमने देखा था यहाँ पे, खेरा 1918 में, बरडोली 1928 में, राइट. ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट, ही वॉज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज रोल इन नॉन वायलेंट मूवमेंट्स. नॉन वायलेंट मूवमेंट के लिए आयरन मैन नहीं, उनको आयरन मैन इसलिए बोलते हैं बिकॉज ही हेल्प इन इंटीग्रेशन ऑफ ओवर 560 प्रिंसली स्टेट्स इन इंडियन यूनियन. ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो करेक्ट क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट, इट इज आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट. नेक्स्ट आते हैं समग्र शिक्षा एंड पीएम शक्ति निर्माण. सो पीएम पोषण पोर्टल. सो अभी जो दो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, समग्र शिक्षा अभियान एंड पीएम पोषण या पीएम पोषण शक्ति निर्माण, जिसको शॉर्ट में पीएम पोषण भी बोलते हैं. सो एसएसए और पीएम पोषण, ये दोनों जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं इसको एक्सटेंड किया गया है टिल 30 सितंबर 2026. याद रखिए, टेम्प्रेरी एक्सटेंशन है. समग्र शिक्षा के बारे में अगर देखेंगे, दिस पर्टिकुलर स्कीम वाज लॉन्च इन 2018, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है. इसका एम क्या है? इस पर्टिकुलर जो मिशन है इसका एम है टू इंटीग्रेट स्कूल्स फॉर एजुकेशन कवरिंग प्री स्कूल टू क्लास 12. मतलब इंटीग्रेटेड स्कीम है स्कूल एजुकेशन के लिए, जिसमें आपके क्लास प्री स्कूलिंग से क्लास 12 तक मतलब कवर किया जाएगा. और ये जो है समग्र शिक्षा है सब्ज्यूम, मतलब जो पहले हम सर्व शिक्षा अभियान बोलते थे, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर्स एजुकेशन स्कीम थे, इन सारी स्कीम्स को मतलब समग्र शिक्षा ने रिप्लेस करके उनको मतलब ये किया है. ठीक है, तो याद रखिए चेंज, मतलब अभी देखिए हर एक, जैसे हमने देखा था एमजीएन रेगा जो है 2005 वाला, उसमें वीबीजी एमजी जो है वो स्कीम ने एक्ट ने रिप्लेस किया है. सिमिलरली समग्र शिक्षा अभियान हैज़ रिप्लेस्ड और यू कैन से सब्ज्यूम द अर्लियर स्कीम्स लाइक सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आरएमएसए एंड टीचर एजुकेशन स्कीम. पीएम पोषण के बारे में आपको पता होगा, इट वॉज अर्लियर नोन एज मिड डे मील स्कीम. ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है. इसमें क्या होता है, इसका एम है टू प्रोवाइड हॉट कुक मील, ठीक है, इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स कवरिंग ऑल स्कूल चिल्ड्रन स्टडिंग प्री प्राइमरी टू क्लास 1 to 8. सो प्री प्राइमरी से लेके क्लास 8 तक है पीएम पोषण, या पहले जिसको मिड डे मील स्कीम बोलते थे. ठीक है, सो दो स्कीम्स अभी जो है इसको कंटिन्यू करेंगे टिल 30 सितंबर 2026. फिर देखेंगे क्या होता है, स्कीम्स चेंज होते हैं या इसको कंटिन्यू करते हैं कि नहीं, विल सी लेटर. फिर इससे रिलेटेड एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. दिस इज कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. पहला है पीएम पोषण एम्स टू प्रोवाइड हॉट कुक मील टू ऑल स्कूल चिल्ड्रन स्टडिंग अप टू क्लास 12 इन, ये देखिए क्लास 12 तक नहीं, हमने देखा था 1 से 8 तक. ठीक है, और प्री प्राइमरी भी कवर्ड था. सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. दूसरा, समग्र शिक्षा इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम कवरिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12 सब्ज्यूमिंग सर्व शिक्षा अभियान एंड अदर स्कीम्स. अदर स्कीम्स में कौन से थे? आरएमए से थे, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड
एक क्या था, टीचर एजुकेशन स्कीम। सो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट, मल्टी लैंड फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। ये जो है ये स्कीम लॉन्च किया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। इसके थ्रू क्या होगा, टोलिंग सिस्टम जो है इसमें मतलब एक अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 बनेगा इन एनसीआर रीजन, ठीक है। ये जो है मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम टोलिंग सिस्टम, ये सिर्फ अभी एनसीआर मतलब दिल्ली रीजन में लाया गया है, ठीक है। एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड इससे क्या होगा, ये MLTF, ठीक है, MLFF सॉरी, ये MLFF टोलिंग क्या है, तो देखिए इसमें क्या होगा, एक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR टेक्नोलॉजी यूज़ होगा विथ फास्टैग बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। तो ऑटोमेट यूज़र फ्री कलेक्शन विथ मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब क्या होगा, देखिए मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में, यहाँ पे टोल प्लाजा है, राइट। सो इसमें जो गाड़ी जाएंगे इसके नीचे से, पहले क्या होता था, गाड़ियों को वेट करना पड़ता था, फिर वो टोल गेट के पास मतलब वो जो है वो गिरता था, फिर उसको देख के फिर वो उठेगा, फिर ये सब होता था ना, उसमें टाइम लगता था, एक गाड़ी को एक के पीछे ऐसे लगना पड़ता था, हाईवेज़ में स्लो हो जाते थे ट्रैफिक, ठीक है। तो एनसीआर रीजन में अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। सो 4 लेन 8 लेन 16 लेन ऐसे रास्ते हैं, इसमें इतना फास्ट जाता है गाड़ी, और इसमें अगर गाड़ी को रोकना पड़ता है तो इट विल डेफिनेटली क्रिएट सम ट्रैफिक इश्यूज़, राइट। सो अभी क्या है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने MLFF जो है टोलिंग सिस्टम लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लगा होगा, तो गाड़ियों को रोकने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वो गेट के नीचे से चले जाएंगे, तो नंबर प्लेट के साथ जो है आपका उनको पता चल जाएगा ये गाड़ी का फास्टैग जो है, और उससे मतलब ये रहेंगे कनेक्टेड रहेंगे, और इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो मतलब जो है टोल का पैसा कट जाएगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट विल हेल्प इन ऑपरेशन कॉस्ट जो है टोल का, वो 15 to 3 to 4% रिड्यूस होगा। मतलब पहले क्या होता था, आपका टोल में एक लोग रहेंगे, बैठे रहते थे, वो देखना पड़ता था, ये सब अभी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ पे होगा ही नहीं, ठीक है। तो इट विल ऑब्वियसली हेल्प इन ऑपरेशन जो कॉस्ट, तो मतलब ऑपरेशन कॉस्ट जो होता था टोल कलेक्शन में वो घट जाएगा। मतलब पहले अराउंड अगर 15% होता था, अभी 3 to 4% तक घट जाएगा, और ऑब्वियसली जो ह्यूमन रिलेटेड इंटरवेंशन से वो भी घटेंगे। सो इससे और एक फ़ायदा हो गया, ऑलमोस्ट 250 लीटर्स ऑफ फ्यूल एनुअली बचेगा। भाई मैंने बोला था आपको, एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी को स्टार्ट करके रहना पड़ता था, ताकि पहले गाड़ी जाए फिर दूसरा, ऐसे बहुत सारे मतलब ऑयल ऐसे खर्च होते थे वेट करने में, ठीक है। सो आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट 250 करोड़ ऑफ लीटर माना जा रहा है कि एनुअली हमारे कंट्री सेव कर पाएंगे। सो इसलिए क्या होगा, इससे और एक चीज़ आप लिंक कर सकते हो कि जो फ्यूल डिपेंडेंसी उसमें भी हमारा मतलब रिडक्शन होगा, और हम लोग तो फ्लेक्सी व्हीकल्स ला ही रहे, और उसके बाद इथानॉल ब्लेंडिंग भी E80 या E100 तक जाने का बात चल रहा है, ठीक है। तो देखते ही क्या होता है आगे, लेकिन ये भी एक पॉइंट आप रख सकते हो, ड्यू टू द MLFF टोलिंग सिस्टम और यूज़ ऑफ ANPR टेक्नोलॉजी, द जो प्रोजेक्टेड आपका कंजम्पशन ऑफ फ्यूल है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इट विल रिड्यूस बाय 250 क्रोर्स एनुअली, ठीक है। जो फ्यूल का कॉस्ट है इट विल रिड्यूस बाय 250 क्रोर्स एनुअली। फिर रिड्यूस अप्रोक्सीमेटली 81,000 टन्स ऑफ कार्बन इमिशन, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्मॉल न्यूज़। अभी इससे रिलेटेड एक प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन है, देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF टोलिंग सिस्टम। फर्स्ट, इट यूटिलाइजेस द ओनली फास्टैग टेक्नोलॉजी। सो फास्टैग टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, राइट। आई होप यू आर वेरी क्लियर, इसमें फास्टैग टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होता, इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज़ होगा, जो फास्टैग से मतलब आपका मनी जो है उसमें फास्टैग का स्टिकर नहीं लगाना पड़ेगा, नंबर प्लेट से ही वो फास्टैग कलेक्ट कर लेगा, ओके। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग है करेक्ट। सो सेकंड स्टेटमेंट है, इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट ह्यूमन इंटरवेंशन। सो ऑब्वियसली नॉन फास्टैग व्हीकल्स के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन ऐसा नहीं है, आपके नंबर प्लेट से ही हो जाएगा। तो फास्टैग हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर प्लेट से ही आपका मतलब वो डिडक्शन हो जाएंगे, नंबर प्लेट से रिलेटेड होगा। और नंबर प्लेट आई थिंक इट विल बी रिलेटेड टू योर बैंक अकाउंट एज वेल। सो आपके इससे क्या होगा, पता चल जाएगा इस बैंक से रिलेटेड है ये पर्टिकुलर नंबर प्लेट का जो ओनर है, उससे व्हीकल का जो टोल है वो कट जाएगा, ठीक है, इसमें फास्टैग हो ना हो। नेक्स्ट, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट सही है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सो आंसर क्या होगा,
स्टेटमेंट, दैट इज 3 विल बी द करेक्ट. सो आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट. नेक्स्ट, नेशनल जूट बोर्ड NJB एंड जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम JCIS, ये देख सकते हो. इट वॉज लॉन्च इन 2023 इन कोलाबोरेशन विद इसरो एंड जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. यार लिख के रखिए इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है. 2023 में लॉन्च हुआ है बाय इसरो एंड जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. अभी जूट नेशनल जूट बोर्ड के बारे में अगर देखेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है. इट्स गवर्न बाय द नेशनल जूट बोर्ड एक्ट 2008 एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स. दूसरे अगर देखेंगे फंक्शन क्या है, ऑब्वियसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड है. फिर ग्लोबल शेयर ऑफ इंडियन जूट जो है इसको बढ़ाना है, यही है इनका मेन फंक्शंस. की टूल्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे, आप थोड़ा जूट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखोगे, इसमें भी जूट गवर्नेंस से रिलेटेड अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी आजकल टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है. जैसे भुवन जंप आप टूल या ऐप बोल सकते हो, ठीक है. एक मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप है फॉर ऑन फील्ड जूट मॉनिटरिंग. सेटेलाइट की हेल्प से भुवन जंप से क्या कर सकते हैं हम? भुवन जंप से हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं जूट फील्ड्स को. पटसान, दैट इज प्रोस्पेक्टिव असेसमेंट ऑफ जूट यूजिंग मोबाइल ऐप बेस्ड फील्ड ऑब्जर्वेशन. ये दोनों की टूल्स है फॉर डिटरमाइनिंग जूट इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है. सो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने दिया है रिगार्डिंग जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो पहला स्टेटमेंट है JCIS इज इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल जूट बोर्ड इन कोलाबोरेशन विद इसरो. इसरो ओनली नहीं है, राइट. हमने यहाँ पे देखा था इन कोलाबोरेशन विद इसरो एंड जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. सो नेशनल जूट बोर्ड नहीं, ये क्या होगा? जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होगा. आई होप यू अंडरस्टूड. जो जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये नेशनल जूट बोर्ड नहीं, ये क्या है? जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होगा. और बाकी कोलाबोरेशन इसरो, ये ठीक है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा. दूसरा का स्टेटमेंट देखते हैं. JCIS जो ये जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इट यूजेस बोथ रिमोट सेंसिंग एंड फील्ड डेटा कलेक्शन टूल्स. यस, रिमोट सेंसिंग भी यूज़ होगा, सेटेलाइट यूज़ होगा इसमें. जैसे यहाँ पे अगर देखोगे भुवन जंप जो है, दिस इज ए सेटेलाइट मॉनिटरिंग, राइट. और फील्ड बेस्ड डेटा कलेक्शन टूल्स भी हैं, जैसे पटसान आप लिख सकते हो, ठीक है. सो दोनों ही यूज़ होगा. ये सेटेलाइट से रिलेटेड होगा और ये क्या होगा? इट विल बी रिलेटेड टू, दिस विल बी रिलेटेड टू ऑन फील्ड मॉनिटरिंग और फील्ड डेटा कलेक्शन टूल. सो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट देखोगे, पटसान इज ए सेटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग टूल, ठीक है. ये क्या है? सेटेलाइट बेस्ड नहीं है, ये ग्राउंड असेसमेंट या मोबाइल मॉनिटरिंग फील्ड ऑब्जर्वेशन बेस्ड है. सो आंसर क्या होगा? ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट, जुडिशियल डिजिटल इनिशिएटिव्स जैसे वन केस वन डेटा और सुसहाय, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. जस्ट आई हैव गिवन यू फॉर सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. फिर की लेबर फोर्स इंडिकेटर्स अगर देखोगे तो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है उसका क्वार्टरली बुलेटिन जो है रिसेंटली जनवरी से मार्च तक, मतलब क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने के बाद आता है, ठीक है. सो जनवरी से मार्च 3 महीना हो गया, फिर अप्रैल मई जून, फिर ये इसका रिपोर्ट जुलाई में आएगा, वो सेकेंड क्वार्टर वाला होगा, ठीक है. तो पहले क्वार्टर का कुछ डेटा आया है. सो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो अभी डेटा है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये डेटा आप लिख सकते हो. फर्स्ट क्वार्टर का जो है ये अभी कितना है? 55% है. वॉकअप पॉपुलेशन रेशियो 52.8% है. दैट इज़ ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 52.8% आर एम्प्लॉयड ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर देखोगे अभी कितना है? इट इज़ अराउंड 6.6% इन अर्बन एरियाज, ओके. सो ये फैक्ट्स याद रखिए आप. अभी इससे रिलेटेड छोटा सा प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है. पहला स्टेटमेंट क्या है? अभी पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ओके. तो पहला यहाँ पे दिया है द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स एमोंग पर्सन्स, ठीक है. पर्सन्स एमोंग पर्सन्स इन अ लेबर फोर्स, पहला स्टेटमेंट. सो एम्प्लॉयर पर्सन्स एमोंग पर्सन्स इन द लेबर फोर्स, ये नहीं है, ये मतलब सही नहीं है. WPR का क्या है? इट्स अ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स इन अ पॉपुलेशन ओवरऑल पॉपुलेशन के बेसिस में है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लेबर फोर्स, ओके. दूसरा स्टेटमेंट है द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज द परसेंटेज ऑफ persons in the labor force in total. Yes, this is the correct answer statement, right. So answer क्या होगा? Correct answer will be option B, that is 2 only, okay, 2 only. फिर next ये हो गया. वर्ल्ड का मतलब पहला मलेरिया वैक्सीन रिलीज़ हो चुका है, ठीक है. अब तक जितने भी थे ट्रायल बेस्ड थे, आप बोल सकते हो इसका नाम याद रखिए, RTS-SAAS-01E. सो अभी ओवरऑल अगर देखोगे
स्टडीज़ फाइंड दैट RTS या जो ये वैक्सीन था, इट हैज़ रिड्यूस ओवरऑल चाइल्ड डेथ्स बाय 13% इन अफ्रीका। ठीक है, अभी मलेरिया के बारे में अगर आपको जानना है तो देखिए, इट्स स्प्रेडेड बाय फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो। और जो है मलेरिया का एक आप देख सकते हो यहाँ पे अफ्रीका में स्पेशली 13% डेथ चिल्ड्रन का होता था, मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन में अगर देखोगे तो चिल्ड्रन का डेथ ज़्यादा होता था। ठीक है, एंड इट्स अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और बाकी तो आपको पता ही होगा डिटेल्स जो भी है। अभी यहाँ पे वैक्सीन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो ये वैक्सीन है जो अभी मलेरिया का फर्स्ट वैक्सीन बन चुका है, इट वॉज रिकमेंडेड बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 2021 फॉर चिल्ड्रन इन सब सहारन अफ्रीका एंड P. falciparum एरियाज। ठीक है, अभी अच्छा और एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे जो मलेरिया है इट इज़ स्प्रेडेड बाय द एनोफेलिस फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो। जो पैरासाइट है उसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, अभी जो ये देखिए अभी मलेरिया का 2 वैक्सीन है जो WHO ने अप्रूव किया था, और अभी जो कि इसका एफिकेसी हमने देखा RTS-AS01E का, तो इसलिए ये फर्स्ट बन गया इन लाइन। और एक मलेरिया का वैक्सीन है, आई जस्ट टेल यू, ओके। मलेरिया ये तो फर्स्ट बन गया मलेरिया का, और एक वैक्सीन है जो आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, इट इज़ द R21 मैट्रिक्स M, जो 2023 में मतलब अप्रूव हुआ था WHO के द्वारा। तो ये 2021 में रिकमेंड हुआ था और ये 2023 में हुआ था। इट हैज़ बिकम द फर्स्ट वैक्सीन मलेरिया वैक्सीन एंड इज R21 मैट्रिक्स M हैज़ बिकम द सेकेंड वैक्सीन। तो अभी देखते हैं एक छोटा सा प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, RTS-AS01E इज़ द ओनली नहीं है, राइट। हमने देखा है कि R21 मैट्रिक्स M भी है। सो R21 मैट्रिक्स M was recommended by WHO in 2021, ये 2023 है। ठीक है, सो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चीता के बारे में देखते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कुनो नेशनल पार्क में चीता का पॉपुलेशन बढ़ा है, एंड 2 more cheetahs have been brought from बोत्सवाना रिसेंटली। ओके, सो चीता का अभी पॉपुलेशन अगर देखेंगे बहुत बढ़ चुका है। नामीबिया से लाए थे फर्स्ट, फिर साउथ अफ्रीका से लाए थे, अभी बोत्सवाना से लाए। ठीक है, सो याद रखिए कंट्रीज, पहले लाया नामीबिया से, फिर साउथ अफ्रीका, फिर बोत्सवाना से। अभी चीता के बारे में अगर देखेंगे तो इट इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैमल एंड द लार्ज कार्निवोर टू बी एक्सटिंक्ट। अभी 1952 में चीता, जो इंडियन चीता है, वो गायब हो चुका था। चीतास का एक स्पेशलिटी है कि अनलाइक अदर बिग कैट्स, चीतास डोंट रोर। ठीक है, वो रोर नहीं करते हैं। चीतास के 2 स्पीसीज़ है, एक अफ्रीकन चीता बोलते हैं और दूसरा क्या है, इट इज़ द एशियन चीता, एशियाटिक चीता भी बोलते हैं, एशियन चीता। सो अफ्रीकन चीता एंड एशियाटिक चीता। अभी दोनों का IUCN स्टेटस अलग है। अफ्रीकन स्टेटस अगर देखोगे तो IUCN के हिसाब से क्या है, इट्स वल्नरेबल, एंड एशियाटिक चीता क्या है, इट्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, हैबिटेट अगर देखोगे आप तो एशिया में मिलते हैं, ईरान और इंडिया में एशियाटिक चीता, अफ्रीका में अफ्रीकन चीता मिलेगा, बोत्सवाना, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका में, इन तीनों कंट्री से ला चुके हैं अंडर द प्रोजेक्ट चीता। सो प्रोजेक्ट चीता क्या है, अब देखिए प्रोजेक्ट चीता 2022 में लॉन्च किया था बाय इंडिया टू ट्रांसलोकेट अफ्रीकन चीतास टू इंडिया। सो जो प्रोजेक्ट चीता का इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो क्या है, NTCA, वही NTCA जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हम बोलते हैं। एंड इट हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन इनिशिएटिव। पहला विश्व का पहला आप बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल इनिशिएटिव है जिसमें एक लार्ज कार्निवोर को मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे ले जा चुके हैं। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट चीता से रिलेटेड विच आर करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, सो फर्स्ट एंड ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रांसलोकेट एशियाटिक चीतास, एशियाटिक नहीं अफ्रीकन चीतास को इंडिया लाना है। NTCA इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, सो बी दैट इज आंसर विल बी स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट है IORA के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो IORA क्या है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। सो इंटरनेशनल रिलेशंस में आप देखोगे IORA के का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया। सो इंडिया ने होस्ट किया था 10th IORA अंडर द थीम। अभी थीम क्या था, 10th जो एडिशन है ऑफ IORA, उसका थीम है ओशन रीजन इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। अभी IOD के बारे में अगर देखोगे, सो इंडियन
ओशन डायलॉग जो है इट्स अ फ्लैगशिप ट्रैक 1.5 प्लेटफॉर्म अंडर द IORA। ठीक है, तो IOD क्या है? अभी देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में अलग अलग ट्रैक्स के होते हैं, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 ऐसे ट्रैक होते हैं। सो 1.5 मतलब टॉप लेवल की है। सो आप बोल सकते हैं IOD जो है ये ट्रैक 1.5 प्लेटफॉर्म का एक इनिशिएटिव है अंडर द IORA। ठीक है, IORA का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। जेनेसिस कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1997 में एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, एंड ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इनकरेज रीजनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द इंडियन ओशन रीजन। इसमें अगर देखोगे इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है? इबेन में है, मॉरिशस में, और इंडिया वॉज अ फाउंडिंग मेंबर ऑब्वियसली, राइट। और मेंबर्स अगर देखोगे टोटल अभी प्रेजेंट कितना है? 23 मेंबर्स है IORA के, और इसमें 12 एडिशनल डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स अगर देखेंगे हम IORA के, तो इसमें दो हैं। एक है IORA के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, एक IORA के चेयर। ठीक है, तो IORA के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दिस इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ IORA। एंड IORA के जो चेयर है, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे ऑन वॉलेंट्री ऑफर बाय मेंबर स्टेट्स। सो ये क्या करेंगे? एक चेयर मतलब चेयर चूज़ करेंगे एमोंग द एसोसिएटेड कंट्रीज़ विद इन 2 ईयर्स। मतलब हर 2 साल में ये क्या करेंगे? एक चेयरमैन आप बोल सकते हो चूज़ करेंगे, और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट IORA। प्रीलिम्स बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने दिया यहाँ पे रिलेटेड टू IORA। सो IORA इज रिलेटेड, मतलब IOD सॉरी, इंडियन ओशन जो डायलॉग है इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? सो आंसर क्या होगा? इट विल बी IORA। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। अभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे है, करेंट न्यूज़ ये है कि इंडिया हैज़ एज्यूम द चेयरशिप ऑफ IORA फॉर 25-27 पीरियड। जो 2025 से 27 का जो ये 2 साल का पीरियड है, इसमें इंडिया ने चेयरमैनशिप एज्यूम किया है IORA का। सो दिस इज़ द करेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस न्यूज़ एंड दिस वॉज द कंप्लीट डिस्कशन जो हमने आज किया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। जल्द से जल्द आप शेयर कीजिए ये वीडियोस को। आज का वीडियो थोड़ा लंबा बना बिकॉज ऑलमोस्ट 19 स्लाइड्स हमको डिस्कस करने थे। इट टुक सम टाइम बिकॉज मैंने थोड़ा रिवीजन भी कर दिया लास्ट वीक का, क्योंकि नया इनिशिएटिव है। मैं मतलब आज का जो न्यूज़ है उसको कवर कर ही रहा हूँ, और जो पास्ट वीक्स की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो उसको भी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि ये रिसेंटली लॉन्च किया मैंने इनिशिएटिव कल से, इन्फोग्राफिक्स का सीरीज़। सो इसलिए आप देखते रहिए इसको। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा था बिकॉज आज का न्यूज़ एज वेल एज कल का और लास्ट वीक के कुछ लास्ट 2-3 वीक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो आप शेयर कीजिए जितने हो सके आपके फ्रेंड्स के साथ एंड मेक दिस प्लेटफॉर्म लार्ज। ओके, सो थैंक यू। एंड कल भी एक मैं नया वीडियो के साथ आऊँगा विद द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थ्रू द इन्फोग्राफिक्स। ओके, सो थैंक यू।